हेलो एवरीवन, जैसे हम सोल्व करते हैं आईसीआर के ओल्ड पेपर के बारे में। तो आज की इस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं आईसीआर 2016 में जो भी आपसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर हम डिटेल से सोल्व करने वाले हैं। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो एंड तक जरूर देखना है। इसके साथ साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है सर, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल भारत में उगाई जाती है। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल मतलब यहाँ जीएम फसल, और जीएम फसल का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। तो कौन सी होती है मुख्यतः यहाँ ये होती है कीट प्रतिरोधी कपास होती है, जिससे किस नाम से जाना है, यहाँ बीटी कॉटन के नाम से जाना है। ठीक है, जीएम फसलें होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आपसे पूछ लिया है जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल के बारे में, ठीक है, कोई प्लांट है कोई फसल है, तो उसका मतलब होता है यहाँ उसमें जीन ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, यानी कुछ स्पेशल उसमें लक्षण देने के लिए, कुछ ट्रांसफर करने के लिए उसमें क्या गया है, जीन को ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जीन को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड कहलाता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं कि आलू किस प्रकार की सब्जी होती है। तो आलू क्या होता है, एक मॉडिफाइड स्टेम होता है या फिर कंद होता है। ठीक है, अगर आपको कंद देखने को मिलता है तो राइट आंसर कौन सा होगा, कंद होगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको ये ऑप्शन में देखने को मिल जाता है कि मॉडिफाइड स्टेम होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है आलू क्या होता है, तो आलू क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है। इसके साथ साथ यहाँ आलू क्या होता है, एक कंद भी होता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे मक्का में सिंचाई के लिए नाजुक अवस्था कौन सी होती है। सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्था होती है, नाजुक अवस्था होती है। तो नाजुक अवस्था का मतलब होता है यार क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है। तो कौन सी होती है, ये होती है यार वलर निकलने एवं रेसे निकलने की अवस्था। कौन सी होती है यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है क्रांतिक अवस्था, तो कौन सी होती है, एक तो वलर निकलते समय, एक होती है रेसे निकलते की अवस्था। वलर जैसे कि हमने आपको कल ही बताया था कि वलर का मतलब होता है यार जो नर पुष्प निकलते हैं मक्के में, जो नर पुष्प लगते हैं, तो नर पुष्प को किस नाम से जाना है, वलर के नाम से जाना है। और वलर का सेकंड नाम क्या होता है, टेसल बोलता है। ठीक है, टेसल या वलर दोनों एक ही नाम होते हैं। और ये किसके होते हैं, मक्का की जो नर पुष्प लगता है, मेल फ्लावर होता है, तो मेल फ्लावर को यहाँ टेसल या वलर के नाम से जाना है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछ लिया जाता है मादा फ्लोर, तो मादा फ्लोर को यहाँ इसको जाना है सिल्क के नाम से। ठीक है, इसको जाना है सिल्क के नाम से। ठीक है, याद हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अरहर की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो अरहर की जो सीड रेट होती है ये तो इजीली आपको पता होगा कितनी होती है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ओटाई किसकी प्रक्रिया होती है। तो ओटाई का मतलब होता है यहाँ रे से अलग करने की, अर्थात आप इसे एक एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हो। ठीक है, एग्जांपल आप कपास का ले लीजिए कि कपास में जो रेसे को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है तो उसे बोला जाता है ओटाई। ठीक है, ओटाई मतलब यहाँ जिनिंग, आप ये तो जानते होंगे जिनिंग परसेंटेज क्या होती है। तो यहाँ जिनिंग परसेंटेज का मतलब होता है कि रेसे को अलग करना। ठीक है, रेसे को अलग करना क्या कहलाता है, जिनिंग। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है जो कॉटन होती है, जो कपास होती है, इसमें जिनिंग परसेंटेज कितना होता है, तो इसका जो जिनिंग परसेंटेज होता है ये होता है 33 होता है। कितना होता है, 33% होता है। ठीक है, याद रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कपास में जो जिनिंग अवस्था होती है तो इसका कितना परसेंट हिस्सा होता है, इसका होता है 33% हिस्सा होता है। और ओटाई किस में की जाती है, किस फसल में की जाती है ओटाई, तो ये की जाती है कपास में की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कैल्शियम की कमी के कारण किसमें पुष्पन शोर गलन हो जाता है। ठीक है, इसमें समझाने वाले कोई बात है नहीं, तो आपको याद रखना है कि कैल्शियम कमी से किसमें यानी जो पुष्पन शोर गलन रोग हो जाता है ये किसमें होता है, तो ये देखने को मिलता है टमाटर में। किसमें देखने को मिलता है, टमाटर में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अर्गट किसका महत्वपूर्ण रोग होता है। तो इसी क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है रहा, कई बार आपसे पूछा गया है कि अर्गट रोग किसका होता है, यहाँ बाजरा का होता है। और इसके साथ साथ यहाँ अगर आपको अर्गट रोग नहीं देखने को मिलता है, इसके साथ साथ यहाँ अर्गट होता है, तो इसे चेपा रोग के नाम से जाना है। ठीक है, चेपा रोग के नाम से भी इसे जाना है, इस नाम से जाना है, चेपा रोग भी इसे बोला जाता है। इसलिए यहाँ अर्गट अगर आपको देखने को मिलता है तो इसका सेकंड नाम क्या होता है, चेपा रोग होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक गोंद, जब अर्गट रोग होता है बाजरे में तो क्या होता है, एक गोंद जैसा पदार्थ बनता है, इसलिए यहाँ इसे सेकंड नाम क्या होता है, चेपा रोग भी इसे बोला जाता है। और ये किसके द्वारा होता है, ये भी आपको जानना होगा। यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है जो अर्गट रोग होता है ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है क्लेवीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, क्लेवीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के द्वारा होता है। याद रहेगा किसके द्वारा होता है, अर्गट रोग बाजरा में ये होता है क्लेवीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कोपरी चिप्सोना फर्स्ट किसकी किस्म होती है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर मान लीजिए कोई सी भी वेराइटी है जिसके आगे क्या लगा हुआ है, कोफरी लगा हुआ है, ठीक है, कोई सी भी ऐसी वेराइटी है जिसके आगे कोफरी जुड़ा हुआ है तो वो किसकी होती है, ये होती है आलू की होती है। किसकी होती है, आलू की होती है, क्योंकि यहाँ जो कोफरी इंस्टीट्यूट है ये किसका है मेजर, यहाँ ये होता है आलू का होता है, ठीक है। जो कोफरी इंस्टीट्यूट है जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, यहाँ शिमला हिमाचल प्रदेश में। और अगर बात की जाए कोई सी भी वेराइटी है जिसके आगे क्या हुआ है, यहाँ कोफरी जुड़ा हुआ है, तो उसका मतलब यहाँ जो कोफरी है ये किसकी वेराइटी है, मुख्यतः आलू की वेराइटी है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 हेक्टर का 10वां भाग कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है। 1 हेक्टर का 10वां भाग कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आप सोचे 1 हेक्टर का 10वां भाग, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 हेक्टर होता है इसमें कितने वर्ग मीटर होते हैं। 1 हेक्टर है तो इसमें कितने वर्ग मीटर होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये याद रखना ये होते हैं 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है कि 1 हेक्टर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो ये होते हैं 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। अब इसका आप 10वां भाग निकाल सकते हो, मतलब 10 भाग इसमें दे दीजिए तो कितना आएगा राइट आंसर, यहाँ 0 से 0 गई, बचा कितना 1000 वर्ग मीटर। मतलब यहाँ इसका राइट आंसर क्या है, अगर आपसे पूछे ऐसा है कि 1 हेक्टर का 10वां भाग कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है, तो ये होता है 1000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, ठीक है। इजीली सोल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बाउस्टोन है एक, तो बाउस्टोन क्या होता है, एक फंजीसाइड होता है, एक कवकनाशी होता है। बाउस्टोन क्या है, एक कवकनाशी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सी फलीदार चारा फसल है, तो कौन सी होती है। यहाँ जो ऑप्शंस थे उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है, इजिप्शियन क्लोवर। और अब ये इजिप्शियन क्लोवर होता क्या है, जानते हो आप इजिप्शियन क्लोवर होता क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाए इजिप्शियन क्लोवर, तो इजिप्शियन क्लोवर का प्रयोग यहाँ फलीदार चारा फसल के लिए किया ऐसा है, अर्थात ये क्या होती है, एक फोडर फसल होती है, फोडर क्रॉप होती है। और अब बात करते हैं इजिप्शियन क्लोवर होती क्या है, तो यहाँ ये होती है बरसीम होती है, ठीक है। जो बरसीम होता है जिसका नाम क्या होता है, ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम इसका बोटनिकल नेम होता है। और इसी को यहाँ सेकंड नाम क्या होता है, जो बरसीम होता है इसी को यहाँ इजिप्शियन क्लोवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रहेगा। यार हाँ अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है कि इजिप्शियन क्लोवर होता क्या है, इजिप्शियन क्लोवर किसका नाम होता है, तो ये होता है बरसीम का होता है। किसका होता है, बरसीम का होता है, इसलिए आपको विशेष रखना है यहाँ बरसीम को इजिप्शियन क्लोवर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ आप एक और पॉइंट देख लीजिए कि बाई चांस आपको देखने को मिल जाता है कि रेंजके का सेकंड नाम क्या होता है, तो यहाँ रेंजके को बोला जाता है अल्फा अल्फा, ठीक है। रेंजके को तो किस नाम से जाना है, अल्फा अल्फा के नाम से जाना है। और अगर बात की जाए बरसीम की, तो बरसीम को किस नाम से जाना है, इसे जाना है इजिप्शियन क्लोवर के नाम से जाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। बरसीम इसको याद, हाँ इसको भी आपको याद रखना है कि अगर आपसे बोले रेंज का, तो रेंज का सेकंड नाम क्या होता है, अल्फा अल्फा होता है। क्या होता है, अल्फा अल्फा होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है कि मांस के उद्देश्य से पाले जाने वाले कुक्कुट पक्षी क्या कहलाता है। तो यहाँ अगर बात की जाए मांस के लिए, ठीक है, अगर बात की जाए कि जो मांस के लिए अगर जिन पक्षियों को पाला जा रहा है तो उन्हें किस नाम से आना है, तो उन्हें बोला है ब्रॉयलर, ठीक है। ब्रॉयलर्स के नाम से आना है वे पक्षी जिनको यहाँ मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि वे कुक्कुट पर में आता है, कुक्कुट का मतलब होता है यहाँ जो मुर्गी, कुक्कुट यहाँ मुर्गी को ही बोला जाता है। तो यहाँ वे मुर्गी जो कि यहाँ मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है तो उन्हें तो बोला जाता है ब्रॉयलर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि वे कुक्कुट अर्थात वे मुर्गी जो कि यहाँ अंडे के लिए पाली जाती है, तो अंडे के लिए पाली जाने वाली जो मुर्गी होती है तो उन्हें बोला जाता है लेयर्स, ठीक है। अंडे के लिए पाली जाने वाले को बोला जाता है लेयर्स। और अगर बात की मांस के लिए, तो मांस के लिए जिनसे पाला जाता है उसे बोला जाता है ब्रॉयलर्स, ठीक है। दोनों पॉइंट याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन जरूर दबा दें, जैसे जब भी हमारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको करवाता हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, अर्थात यहाँ सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI। क्या है ये CPRI, मतलब यहाँ सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पर स्थित है, यहाँ कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश। जैसे कि हमने अभी बताया था कि जो कुफरी इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है, यहाँ शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ओके। और इसके माध्यम से हमने आपको ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए किसी भी वेराइटी आगे कुफरी जुड़ा होता है तो वो वेराइटी किसकी होती है, वो होती है आलू की होती है, ठीक है। सभी पॉइंट क्लियर हुए। CPRI कहाँ पर स्थित है, कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्मी कंपोस्ट किसका उपयोग करके बनाई जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्मी कंपोस्ट होती क्या है। तो यार केंचुए से प्राप्त खाद होती है, केंचुए का जो मल होता है या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ वो त्यागता है तो उसी को बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट, अर्थात यहाँ केंचुए के द्वारा बनाई गई खाद क्या कहलाती है, वर्मी कंपोस्ट कहलाती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक और पॉइंट देखने को मिल जाता है कभी कभी क्वेश्चन में कि अगर आपको पूछ लिया जाता है यहाँ वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट तो क्या होता है, ये होता है यहाँ केंचुए से प्राप्त खाद,
लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्मी कल्चर क्या होता है, ठीक है, कल्चर क्या होता है, वर्मी कल्चर क्या होता है, तो वर्मी कल्चर होता है यहाँ केचुए का पालन पोषण करना। क्या करता है यहाँ केचुए का, अगर उसे पालन पोषण किया जा रहा है तो उसे बोला जाता है वर्मी कल्चर, और अगर केचुए से प्राप्त जो खाद है उसका प्रयोग किया जा रहा है उसे बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पैदा हो गया। यहाँ अगर आपसे पूछ लिया वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट तो क्या होती है, यहाँ केचुए से प्राप्त खाद होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है वर्मी कल्चर क्या होती है, तो कल्चर का मतलब होता है केचुए का पालन पोषण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टिक्का एक प्रमुख रोग है। तो इसी क्वेश्चन यार हाँ आपको पता होगा कि टिक्का रोग किसके द्वारा होता है, ये होता है यार हाँ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ठीक है, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है सर्कोस्पोरा अरेस्टिकोला। क्या होता है, सर्कोस्पोरा अरेस्टिकोला के द्वारा यहाँ टिक्का डिजीज होती है। और अगर बात करते हैं ये मेजर डिजीज किसकी होती है, तो ये मेजर डिजीज होती है मूंगफली की होती है। किसकी होती है, ग्राउंड नट की होती है। किसकी होती है, ग्राउंड नट की होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोनों जनकों से F1 संतति का श्रेष्ठ होना क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का हमने आपको कई बार समझाया है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है यहाँ दोनों जनकों से, मतलब यहाँ की जो दोनों पेरेंट होते हैं मादा और जो नर होते हैं, तो इन दोनों पेरेंट से अगर मान लीजिए इनकी कोई संतति पैदा हो रही है, ठीक है, मान लीजिए इनका कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो इसमें अगर इन दोनों से श्रेष्ठ गुण है, इन दोनों से श्रेष्ठ गुण है, तो इसको किस नाम से जाना है, इसे बोला जाता है हेटेरोसिस के नाम से जाना है। किस नाम से जाना है, हेटेरोसिस के नाम से जाना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकता है हेटेरोसिस क्या होता है। तो हेटेरोसिस का मतलब होता है कि दोनों जनकों से F1 जो जनरेशन होती है या फिर जो संतति होती है उसका श्रेष्ठ होना क्या कहलाता है, हेटेरोसिस कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा हेटेरोसिस मतलब क्या होता है कि दोनों पेरेंट से F1 जनरेशन का श्रेष्ठ होना ही क्या कहलाता है, हेटेरोसिस कहलाता है। और हेटेरोसिस का हिंदी नाम क्या होता है, संकरोज या फिर संकर पुष्टता होती है। ठीक है, दोनों एक ही वर्ड है। अगर आपको हेटेरोसिस देखने को मिल जाता है या फिर संकरोज या फिर देखने को मिल जाता है संकर पुष्टता, तो ये सभी एक होती है। क्या होती है, हाँ, दोनों जनकों से F1 संतति का श्रेष्ठ होने क्या कहलाता है, हेटेरोसिस, संकरोज या फिर संकर पुष्टता कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सिंचाई की स्प्रिंकलर, ड्रिप व क्यारी विधि में दबाव युक्त विधि कौन सी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा होगा यार हाँ। अगर बात की जाए ड्रिप और स्प्रिंकलर की, तो इन दोनों में क्या होता है, एक स्पेशल दबाव दिया जाता है। ठीक है, इनमें एक स्पेशल दबाव दिया जाता है जिसके द्वारा पानी को छोड़ा जाता है प्लांट तक, इसके माध्यम। अगर बात करते हैं क्यारी में, तो क्यारी में क्या कहते हैं, जो फील्ड होता है आपका, जो खेत होता है, तो उसके एक साइड पानी को छोड़ दिया जाता है, इसलिए यार हाँ इसमें दबाव की जरूरत नहीं होती। अर्थात राइट आंसर कौन सा है आपका। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सी इस पर दबाव युक्त विधि नहीं है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा यार हाँ, क्यारी विधि होगी। क्योंकि यार हाँ क्यारी विधि आपने देखी होगी, सामान्यतः इसे अप्लाई करते हैं सभी लोग। तो क्या करते हैं, इसमें पानी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं ड्रिप और स्प्रिंकलर, तो इनमें क्या होता है, एक स्पेशल दबाव दिया जाता है, उस प्रेशर के माध्यम से पानी को प्लांट तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ट्रिटिकल किसके बीच का संकर होता है। तो ट्रिटिकल सबसे पहले याद था ट्रिटिकल है, तो इसे किसके बीच से संकरण से प्राप्त किया गया था। और इसकी हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी कि यार हाँ अगर आपसे पूछ लिया ट्रिटिकल, अगर आपसे पूछ लिया है ट्रिटिकल, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हमने बताई थी गराती। क्या याद रखनी है आपको, गराती। मतलब यहाँ गेहूं इंटू राई के क्रॉस से ट्रिटिकल को प्राप्त किया गया था। याद रहेगी शॉर्ट ट्रिक क्या है, गराती। मतलब यार गेहूं को, जो गेहूं इंटू राई के क्रॉस से ट्रिटिकल को प्राप्त किया गया था। एक और बात देख लीजिए, गेहूं इंटू राई के क्रॉस से ट्रिटिकल को प्राप्त किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। ट्रिटिकल किसका बीच के संकर था, गेहूं इंटू राई के क्रॉस से ट्रिटिकल को प्राप्त किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे पूछा है कि पछेती अंगमारी किसका महत्वपूर्ण रोग होता है। पछेती अंगमारी मतलब लेट ब्लाइट। तो लेट ब्लाइट किसका होता है, ये आपको इजीली पता होगा। लेट ब्लाइट किसका होता है, एक मेजर डिजीज होती है, ये होती है आलू की होती है, पोटैटो की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पहाड़ियों में उच्च वर्षा के कारण सारों के रिसाव से किसका निर्माण होता है। तो यहाँ सार अगर निर्माण हो जाता है, इसे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। इसमें आपको आंसर में ही क्वेश्चन जो यानी क्वेश्चन है आपका, तो इसी में आंसर छिपा हुआ है कि यहाँ पर आपसे पूछा है सारों के रिसाव से, यानी सारों क्या होते हैं, सार नीचे बैठ गए हैं तो क्या बचे। अगर मान लीजिए सार नीचे चले जाते हैं तो उससे क्या होगा, जो अम्लीय होते हैं, जो अम्लीय पदार्थ है ये क्या हो गए, ऊपर ही रह जाएंगे। अर्थात मृदा की सरफेस पे तो क्या होंगे, अम्लीय पदार्थ रह जाएंगे। जबकि क्या हो गए, सार यहाँ पर आपको रिसाव हो जाता है, सार का मतलब नीचे चले जाते हैं, तो किस प्रकार का निर्माण होगा, या अम्लीय मृदा का ही निर्माण होगा। ठीक है, आप कॉमन सेंस से इसे क्वेश्चन को कर सकते हो। यार हाँ अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि सार का रिसाव हो जाता है, मतलब क्या होगा कि जो मृदा सरफेस है तो उस पर यहाँ अम्लीय पदार्थ शेष बच जाएंगे, और अम्लीय पदार्थ अगर सरफेस पर रहता है तो उससे यहाँ अम्लीय मृदा का निर्माण हो जाता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है देसी गुलाब की कटाई छटाई का समय क्या होता है। तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा देसी गुलाब की जो कटाई छटाई की जाती है ये की जाती है दिसंबर मंथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि बायोगैस संयंत्र में सर्जित होने वाली प्रमुख गैस कौन सी होती है। तो यहाँ अगर बात करते हैं बायोगैस, तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा जो रोल निभाती है वो कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है, बायोगैस संयंत्र में सर्जित होने वाली प्रमुख गैस कौन सी होती है, ये होती है मीथेन। और मीथेन का सिंबल क्या होता है, ये होता है CH4 होता है। मीथेन का सिंबल क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है गन्ने का पुष्प विन्यास क्या कहलाता है। तो यहाँ ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो यहाँ अगर आपसे पूछ लिया गन्ने का पुष्प विन्यास, तो गन्ने का जो इन्फ्लोरेंस होता है इसे बोला जाता है एरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा कि आपसे पूछा गया है सब्जी की वह फसल जिसकी सोलनेसी कुल में अधिक होता है। ये क्वेश्चन ठीक है, दोबारा से पढ़िए क्वेश्चन को कि सब्जी की वह फसल जिसकी सोलनेसी कुल में नहीं रखा जाता है। ठीक है, नहीं रखा जाता है इसका मतलब है। और जो ऑप्शंस आपके थे उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या था यार, बंद गोभी। क्या था आपका राइट आंसर, जिसे यार 16 कुल में नहीं रखा गया है वो कौन सी फसल थी। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या है, बंद गोभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कार्बामेट कीटनाशी है। तो कार्बामेट जो कीटनाशी होता है ये क्या होता है, एक कार्बेरिल होता है। क्या होता है, जो कार्बामेट जो इंसेक्टिसाइड होता है ये क्या होता है, एक कार्बेरिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जलीय फर्न एजोला का प्रयोग कैसा है। तो इसलिए आपको पता होगा यहाँ जो जलीय फर्न एजोला होता है, तो एजोला का प्रयोग यहाँ धान फसल में किस में कैसा है, धान फसल में कैसा है। और किस रूप में कैसा है, इसका प्रयोग कैसा है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में कैसा है। किसके रूप में कैसा है, धान का जो ये कैसा है प्रयोग, ये कैसा है, एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में कैसा है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वयंपरागित फसल है। तो यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है स्वयंपरागित फसल मतलब सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप कौन कौन सी होती है, गेहूं और धान होती है। ठीक है, ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है गेहूं और धान कौन सी फसल होती है, तो गेहूं और धान क्या होती है, एक सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि म्यूरेट ऑफ पोटास है। तो म्यूरेट ऑफ पोटास का जो केमिकल नाम होता है ये क्या होता है, KCl होता है, अर्थात पोटेशियम क्लोराइड होता है। ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटास क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड। और अगर बात करते हैं इसमें जो पोटास होता है, इसमें जो पोटास कंटेंट होता है ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मतलब क्या होता है, 60% इसमें पोटास कंटेंट पाइता है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखिए कि म्यूरेट ऑफ पोटास क्या होता है, जिसका सिंबल क्या होता है, यहाँ पोटेशियम क्लोराइड होता है। और अगर बात करते हैं इसमें यानी कितना परसेंट पोटास पाइता है, तो इसमें पोटास पाइता है मैक्सिमम। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, मैक्सिमम मतलब 60% पाइता है। कितना होता है इसमें पोटास, मैक्सिमम मतलब 60% होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि ऐसी कौन सी फसल है जिसका उपयोग दाल और तेल दोनों के लिए कैसा है। दाल और तेल दोनों के लिए कैसा है, ऐसी कौन सी फसल है। तो कौन सी फसल होती है जिसका प्रयोग यहाँ दाल और तेल दोनों के लिए कैसा है, वो होती है सोयाबीन। कौन सी होती है, सोयाबीन होती है, जिसका प्रयोग यहाँ दाल और तेल दोनों के लिए कैसा है। अब क्योंकि ऐसा, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ अगर बात करते हैं सोयाबीन, तो इसमें प्रोटीन कंटेंट भी अधिक मात्रा में पाइता है। प्रोटीन कंटेंट तो कितना होता है सोयाबीन में, ये होता है 45 के समथिंग। और अगर बात करते हैं इसमें ऑयल कंटेंट, तो इसमें ऑयल कंटेंट कितना होता है, 20% के समथिंग होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ इसका प्रयोग दाल और तेल दोनों के लिए किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धान, गेहूं, गन्ना, बाजरा किस परिवार से है, अर्थात इनकी फैमिली क्या होती है, धान, गेहूं, गन्ना और बाजरा। तो इन सभी की फैमिली क्या होती है, ग्रेमनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हिमीकृत वीर्य रखा जाता है, अर्थात यहाँ जो वीर्य का स्टोरेज किया जाता है, जो सीमन को जो प्रिजर्वेशन किया जाता है, ये किस टेम्परेचर पर करना चाहिए या फिर किस में किया जाता है। तो ये कैसा है, द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। किस में किया जाता है, ये कैसा है, द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। और कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है, ये रखा जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भारत में किसान सामान्यतः कितनी शक्ति के ट्रैक्टर का उपयोग कैसा है। तो ये कैसा है, 25 से 40। ठीक है, इसे आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि अगर आपसे पूछ लिया है भारत में जो सामान्यतः किसान अप्लाई करते हैं वे कितनी शक्ति का ट्रैक्टर प्रयोग करते हैं या फिर किस यानी यूज़ करते ना HP का ट्रैक्टर करते हैं, तो करते हैं 25 से 40 HP का। कितना करते हैं, 25 से 40 HP का जो किसान होते हैं ये ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस राज्य में कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं इंडिया में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जाता है कॉटन का, तो ये सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन लिया जाता है पहले यहाँ महाराष्ट्र में लिया जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं करंट डाटा के अकॉर्डिंग, तो करंट डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ गुजरात फर्स्ट नंबर पर आ चुका है। ठीक है, पहले की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र है, लेकिन अगर बात करते हैं करंट डाटा के अकॉर्डिंग तो यहाँ कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है, ये लिया जाता है गुजरात में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि वंश यानी जो गुणसूत्रों का संबंध होता है, तो गुणसूत्रों का संबंध होता है वंशानुगति संबंधी गुण के हस्तांतरण से। मतलब इसे आप ऐसे समझ सकते हो, गुणसूत्रों का जो रोल होता है, गुणसूत्रों का जो संबंध होता है ये किससे होता है, यहाँ जो वंशानुगति होती है, अर्थात यहाँ जो यानी गुणों को
एक संतति से दूसरी संतति में पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? गुणसूत्रों के द्वारा ही किया जाता है। और इसी को बोला जाता है हम वंशानुगति। ठीक है, वंशानुगति का मतलब क्या होता है? जो एक जीव है या फिर कोई मान लीजिए पेरेंट है, तो उसके लक्षणों का संतति में ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है? हाँ, वंशानुगति कहलाता है। क्या कहलाता है? वंशानुगति कहता है। और ये वंशानुगति की जो क्रिया की जाती है ये किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है गुणसूत्रों के द्वारा की जाती है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि अगर आपसे पूछ लिया था मक्का का नर पुष्प विन्यास क्या कहलाता है, तो मक्का का जो नर यानी मेल फ्लोर होता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? वलर या टेसल के नाम से जाना जाता है। और फीमेल जो फ्लोर होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? फीमेल फ्लोवर को सिल्क के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि अम्लीय मृदा को किस पदार्थ को मिलाकर सुधारा जा सकता है? तो यार अगर बात करते हैं अम्लीय मृदा, तो अम्लीय मृदा का जो रिक्लेमेशन किया जाता है, जो सुधार किया जाता है, ये किया जाता है चूना डालकर। लेकिन अगर बात करते हैं सारी मृदा, तो यार सारी मृदा का जो सुधार किया जाता है, जो रिक्लेमेशन किया जाता है, ये किया जाता है जिप्सम के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? जिप्सम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अम्लीय मृदा का सुधार चूना के द्वारा और सारी मृदा का सुधार ये किया जाता है जिप्सम के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बाजरा के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होती है? अर्थात यहाँ जो बाजरा की जो सीड रेट होती है ये कितनी होती है? तो ये होती है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, आपको इजीली याद होगा ये जो सीड रेट होती है इसकी बाजरे की ये कितनी होती है? 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी फसल गंदी मतकुण द्वारा नष्ट हो जाती है? तो यहाँ जो गंदी मतकुण ये कीट होता है तो ये किसका होता है? धान का होता है। किसका होता है? गंदी मतकुण कीट ये होता है धान का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यहाँ स्कर्वी रोग मतलब है ये होता है विटामिन सी की कमी से। और स्कर्वी रोग में होता क्या है इसे आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए यार। हाँ, अगर आप आपसे पूछ लिया स्कर्वी रोग किससे होता है अर्थात किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। लेकिन अगर बात करते हैं स्कर्वी रोग में होता क्या है, तो यार हाँ जो मसूड़े होते हैं तो मसूड़ों में क्या होता है? ब्लड आने लगता है। मसूड़ों से क्या होता है? खून आने लगता है। ये एक मुख्य पहचान होती है स्कर्वी रोग की। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दी एक लाइक, इस वीडियो कर दी अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है कोई नेक्स्ट नंबर टॉप से, जब तक लीजिए बाय बाय, टेक केयर।